एथिकल इशू, उसको एकदम शॉर्ट में कंप्लीट करती हूँ मैं, और फिर हम लोग नया चैप्टर आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एथिकल इश्यूज हमें ये समझ में आ गया, एथिक्स इज व्हाट इज द राइट एंड अनएथिकल, जो रॉन्ग हो। तो जो भी हम लोग ये जीन से मैनिपुलेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके, इसमें हम देख रहे हैं कि कई चीजें हम किसी के नेचुरल एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम उसको एक कमेटी बनाई गई इंडियन लेवल पे, अपने कंट्री के लेवल पे भी कमेटी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी कमिटीज हैं जो इस पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, पूरे बायोटेक्नोलॉजी पे कि क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, वो ह्यूमन वेलफेयर में कितना यूजफुल है, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे इश्यूज को देखते हुए उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या परसेंट कौन से हैं, ये सारी चीजें उसमें देखते हुए वो अप्रूवल देते हैं कि कौन सा जेनेटिक इंजीनियर्ड फूड हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग मटेरियल, कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग मटेरियल पब्लिकली आएगा, ठीक है, पब्लिकली सर्विस में आएगा, ड्रग आएगी कि नहीं, पेटेंट होगा या नहीं, पेटेंट कर सकते हैं या नहीं, इस तरीके के फंडामेंटल्स को ये कमिटीज देखती है, ठीक है। आई थिंक सबने एक बार इसको रीड तो कर लिया होगा, जस्ट एक बार हम बता देते हैं, जिसमें जो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं दैट इज GEAC, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और इसके लिए ध्यान में रखना है आपको, ये इंडियन गवर्नमेंट की है, क्लियर, which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services. The modification uses of living organisms for public services as food and medicinal source has also created problems with patent granted for the same. Patent के क्या केस होता है ना कि पेटेंट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे अब कोई बहुत ऐसे रिसोर्सेज हैं, उसको कोई पेटेंट करा ले तो वो बाउंडेड हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा कि उस कंपनी से ही हमको टाई अप करना होगा या उस कंपनी से ही हम सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सुपर बग का मैंने बताया था, आनंद मोहन चक्रवर्ती जी का, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का पेटेंट कराया था, क्लियर है बेटा। तो पेटेंट के इश्यूज को भी देखा जाता है। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें कमिटीज देख रही हैं और उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कंट्रोल में आएंगी ये सारी चीजें, एंड उसके बाद एथिकल इश्यूज वगैरह देख के, सेफ्टी मेजर्स देख के उसको पब्लिकली अलाउ करेंगे। There is growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technology that make use of the genetic materials, plants, and other biological resources that have long been identified, developed, and used by farmers and indigenous people, मतलब वहाँ के local people of a specific region country, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या, जैसे मैंने कल भी बताया कि किसी को किसी औषधि के बारे में, किसी मेडिसिनल ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, उन्हें नहीं मतलब है देश दुनिया में क्या हो रहा है, और वो उनके पास ऐसे फॉर्मूले हैं जो नेचुरली चले आ रहे हैं, कई थ्रू ईयर्स तक चले आ रहे हैं, कोई उसको चुरा ले, ठीक है, उसको चुरा ले और वो एक सर्टेन लिमिट तक वो यूज हो जाए, वो कमर्शियली, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो जाए। तो ऐसा क्या हो रहा था कि उस जगह के लोकल लोग समझ नहीं पाते थे, और जब चीजें हो जाती थी तो उन लोगों को कोई बेनिफिट भी तो नहीं मिला उस चीज का, ठीक है, और उसको किसी और ने यूज कर लिया। तो इस तरीके की चीजें कंट्रोवर्शियल हो रही थी। जो नेचुरल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसको आप अपने वेलफेयर के लिए, अपने वेलफेयर तो छोड़ो, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए यूज करने लगे थे। जैसे एक एग्जांपल है राइस का, बासमती राइस, वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द बासमती राइस, और बासमती राइस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो इंडिया का प्रोडक्ट है, क्लियर, इंडिया का प्रोडक्ट है, बहुत प्राचीन, एकदम राजा महाराजाओं के टाइम से जो 56 भोग की थाली बनती थी उसमें भी बासमती राइस होता था। मतलब बासमती राइस में एरोमा, ठीक है, ऐसा राइस जिससे एरोमा है, खुशबू है, क्लियर। अभी भी हम लोग देखते हैं कि बासमती राइस हम लोग अलग अलग तरीके की वैरायटी अब आ गई है बासमती में, उसको यूज करते हैं। तो एक इंसिडेंस हुआ बासमती राइस से रिलेटेड, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन, ठीक है। एक राइस तुम्हें पढ़ना है गोल्डन राइस, जो हम एक्स्ट्रा बताएंगे ना बेटा GMO प्लांट, उसमें आएगा
इसके लिए बस इतना लिख लो यहाँ पे कि विटामिन ए रिच, ठीक है। जैसे कई लोग वो पहले गेहूं नहीं मिलता था, कई लोग तो क्या मैं बोलूं, मेरे ही गांव में, मेरा गांव 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, तो हमारे यहाँ बाढ़ बहुत फ्रिक्वेंटली आती थी, जब समझना इस चीज को, ठीक है। तो गांव के लोगों का पहले शहर से कनेक्शन नहीं था। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, 1970s 60s की समझ लो। जैसे 79 में मेरे पापा की शादी, उसके पहले की बातें होंगी, पापा से सुनी है बात। तो बाढ़ आ जाती थी, जो भी फसल लगाया आपने वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था, वहां गेहूं की खेती नहीं हो पाती थी, तो लोग डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ऐसे एरिया के लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं सिर्फ चावल की खेती पे, ठीक है। वो चावल ज्यादा खाने लगते हैं। ये तो मैं जस्ट अभी रिसेंट की बात तुम्हें बता रही हूँ। ऐसे बहुत से एरिया है हमारे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे अनाज में चावल बहुत प्रोमिनेंटली यूज किया जाता था, ठीक है। तो अब चावल के यूज करने से क्या होगा कि आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपके आइस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो उसमें विटामिन ए हमें पता है, तो एक ऐसी राइस की वैरायटी, जेनेटिक इंजीनियर राइस को बना दिया गया जिसके अंदर विटामिन ए कोड करने वाले जीन है, क्लियर। अब उसमें क्या हुआ, विटामिन ए का फॉर्मेशन होने लगा, तो वहां के लोग राइस भी खा रहे हैं, और एक ट्रांसजेनिक राइस मिल गई अब उन्हें, एक जीएमसी क्रॉप, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मिल गया, और उसके यूज से उनको विटामिन ए पहुंच रहा है, क्लियर। बाकी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे हम बाद में। तो नाउ बासमती के साथ क्या हुआ, एशिया के ये एग्रीकल्चर हिस्ट्री में, चाहे हम लोग इंडिया की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, हम सब बहुत पुराने टाइम से बासमती राइस को यूज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली, अगर सिर्फ राइस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 लाख वेराइटीज हैं। अभी तो हमें रत्नागिरी में हम कौन सा राइस खरीदते हैं वो नाम नहीं याद हुआ, अभी इतने टाइम के बाद गई थी फिर भूल गई थी, बहुत मुश्किल से याद किया था मैंने। तो मैं बस उसको रेंज बता देती हूँ कि इस रेंज में आता है, पतला है, पता नहीं, अलग अलग जगह के राइस की वेराइटीज अलग अलग होते हैं ना। तो अब यूपी साइड का अलग है, एमपी साइड का अलग है, उधर कुछ और फेमस है, इधर कुछ और फेमस है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस तो हमारे इंडिया में ही अकेले प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा and flavor, and 27 documented varieties of basmati are grown in India. ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है बेटा। There is reference to basmati in ancient texts, folklore and poetry as it has been grown for the centuries. इन 19, ये सारे एंशियंट हिस्ट्री की बातें हैं कि कब से हमारे यहाँ बासमती राइस है। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी, और ये बहुत बड़ा इशू हुआ था बेटा, लिटरली मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं भी थी इस टाइम, और एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस टाइम 97 में क्लास 8th में 7th 8th में थी, 7th में थी, ठीक है। तो ये न्यूज में आती थी चीजें, क्लियर। और पापा के साथ बैठ के मैं सब न्यूज देखा करती थी, तो अच्छा खासा इशू हुआ था उसमें। got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. इन्होंने क्या किया, एक वैरायटी बना ली, ठीक है, जिसमें बासमती राइस को यूज किया गया, और वो बासमती राइस जो यूज किया गया था वो इंडियन ब्रीड का यूज किया गया था, ठीक है। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स varieties. The Indian basmati was crossed with, अब यहाँ पे तुम्हारा इनहेरिटेंस वाला क्रॉसिंग भी आ रहा है, ठीक है, crossed with semi dwarf varieties and claimed as an invention or a novelty. तो आपने कोई हमारे यहाँ की चीज यूज करके और उसको एकदम नोवेल बासमती बना के पेटेंट करा दिया, ठीक है, मिल गया उसको, पेटेंट मिल गया है उस चीज का, तो उस पर काफी ज्यादा इश्यूज हुए। The patent extends to functional equivalents, implying that the other people selling basmati rice could be restricted by the patent. ठीक है, एक restriction लग गया। Several attempts have been made to patent uses, products and process based on the Indian traditional herbal medicine. अब इसी तरीके से आप अभी बासमती को ले जाओ, कभी आओ तो हमारे यहाँ से नीम ले जाओ, कभी आओ तो हमारे यहाँ की हल्दी ले जाओ, अलग अलग तरीके के जो हमारी तुलसी जी है, ये हम लोगों को पता भी है, तुम लोग भी देखे होगे बचपन से।
हल्का फुल्का काढ़ा वाढ़ा बनते हुए ये सब चीजें यूज की जाती है, अदरक यूज किया जाता है, इनकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हाई हैं। क्लियर? तो अगर ये ले जाके आप इनसे कुछ बना के पेटेंट कर लेते हो, इट्स नॉट गुड, ठीक है, ये लीगल नहीं होता। बट फिर भी आप कुछ ऐसे ह्यूमन वेलफेयर और कुछ ऐसा दिखा के अगर उसको प्रूफ करा लेते हो, इसमें ऑब्वियसली समझ सकते हो कि किसी पावरफुल डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, इनके अलग अलग कंट्रोल हो जाते हैं ऐसी कमिटीज पे, ठीक है। तो सेम एज टर्मरिक, नीम, इन सब का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जस्ट बाय द अवेयरनेस, कि हम विजिलेंट रहे, कि एकदम अवेयर रहें कि इस तरीके की कोई चीज, इस तरीके के लोग हमारे एरिया में तो नहीं आ रहे हैं। तो ये एक लोकल बॉडी होती है जो वहां पे इन सब चीजों का भी ध्यान रखती है। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries' individual may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. अगर एक बार उसको पेटेंट मिल गया तो we can't do anything, ठीक है। तो पेटेंट के लिए उसने अप्लाई किया है, वहां तक ही हमें उस पेटेंट के बारे में पता होना चाहिए। और पेटेंट जो कराया जाता है ना, वो बहुत हिडन तरीके से कराया जाता है। जैसे सपोज बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर मैं कोई सीक्वेंसिंग में नया म्यूटेशन मैंने सर्च किया है और उसको मैं बहुत हिडन तरीके से प्रूफ करूं और पेटेंट करा लूं, तो वो सीक्वेंस हमेशा के लिए मेरा दिया हुआ हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने कोई प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर डिस्कवर कर दिया तो आप उसको पेटेंट कराओगे। तो पेटेंट इज अनदर रिसर्च फील्ड, रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च का फील्ड है जहाँ पे पेटेंट पे वर्क किया जाता है। क्लियर? और अच्छी खासी इसमें बड़ी टीम होती है। नाउ अ टर्म इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, पायरेसी मीन्स, पायरेटेड मीन्स क्या होता है? धोखाधड़ी, डुप्लीकेट, ठीक है। इस तरीके की आपने कोई चीजें की हैं तो उसको पायरेसी बोलते हैं। जैसे नहीं विंडो का पायरेटेड वर्जन लोग ले लेते हैं, तो दैट इज पायरेसी। बायोपायरेसी, बायोलॉजिकल सोर्स को आपने ले लिया, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को आपने यूज कर लिया, दैट इज बायोपायरेसी। Clear? Is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization। और उसका कोई भी बेनिफिट आपने उस रिसोर्सेज वाली ना कंट्री को दिया ना पीपल को दिया। उसी तरीके से आप ट्राइबल एरिया में गए, वहां आपने देखा कि कोई इंसान था, वो कुछ ट्रीटमेंट कर रहा था, उस ट्रीटमेंट को आपने कॉपी किया, उस वहां पे देखा आपने प्लांट की वैरायटी देखी, उसके कुछ सीड ले लिए, फ्लावर्स देखे, उसके लीफ की वैरायटी देखी, मेडिसिनल वो किस वेजिटेटिव पार्ट को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज कर रहा है, किस पार्ट को यूज कर रहा है, ये हम लोगों ने वहां पे वो उस इंसान ने देखा और उसने उसकी कुछ वैरायटी ली, उसको क्रॉस वगैरह कराया और अपने यहाँ जाके लेबोरेटरी में डेवलप कर लिया, ठीक है। और फिर लेबोरेटरी में अगर वो सक्सेसफुली डेवलप हो गई तो उसी क्रॉप को वो फील्ड में ले आया, फील्ड में डेवलप हो गई तो उसने वहां से ड्रग बना लिया और उसको पेटेंट करा लिया। और इसका कोई भी क्रेडिट ना उस बंदे को गया ना उस कंट्री को गया, दैट इज बायोपायरेसी। क्लियर है? फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट compensatory payment. Most of the industrialist nations are rich financially but poor in biodiversity. अब क्या होता है कि जैसे इंडिया हुआ, साउथ एशिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, ये सब क्या है? रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, बट इनके पास मनी, रिसोर्सेज, रिसर्च की टीम, ये सब कम है। और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास क्या है? उनके पास बायोडाइवर्सिटी की कमी है लेकिन वो रिच इन नॉलेज है। तो वो क्या करते हैं? यहाँ आके इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं उनके ग्रुप, ठीक है। इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज, ठीक है। तुम लोग को शायद पता नहीं, हम लोग का जो पुरातत्व वाला ये डॉक्यूमेंट था औषधि से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, ये सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब जो उसके लिखित डॉक्यूमेंट थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब जो भी चलता है वो फिर से एक एरा के बाद रिसेंट स्टडीज पे बेस्ड है। तो बहुत सी चीजें हम लोग को खुद भी नहीं पता है कि इंडिया में क्या है। जो बायोलॉजी में मैंने यहाँ पे 11th में तो बेसिक्स लेक्चर लिए हैं, उसमें मैंने ये मेंशन किया था, जो हम लोगों का वेद वाला एरा रहा है, वैदिक एरा, वहां पे ही हम लोगों का फर्स्ट सर्जरी जो हुई है वो इंडिया में हुई है।
फर्स्ट नॉलेज जो आई थी मेडिसिन की वो इंडिया में है। तो ट्रेडिशनली हम लोग काफी स्ट्रांग थे, लेकिन उसके बाद एक एरा आया था जब वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद से फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो हम पिछड़े हुए हैं बाकी जो डेवलप कंट्री है वहां से। क्लियर? The traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern application and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इसमें सेम वही चीजें हैं कि ट्रेडिशनली नॉलेज जो है बायो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मॉडर्न एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट ओवरऑल क्या होना चाहिए, ये सब कुछ बहुत अंडर द एथिकल इश्यूज होने चाहिए, मतलब पॉजिटिवली इश्यूज के अंदर ह्यूमन वेलफेयर को फॉर द पॉइंट ह्यूमन वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, ना कि आपको जैसे ग्लो फिश मैंने बताया, तो ग्लो फिश को इन्वेंट करने का या बायोल्यूमिनेंट अदर एनिमल्स को बायोल्यूमिनेंट बनाने का इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी ना यूज हो। There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation, and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. The Indian Parliament has recently cleared the Second Amendment of the Indian Patent Bill that takes such issue into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiative. तो अब इनके लिए प्रॉपर लॉ हो गए हैं, प्रॉपर कमिटीज हैं, वो इस पे आप कोई भी अगर क्लेम करने जाते हो, आपको कहीं पे डाउट है, तो वो उसको सुनते हैं और उससे उससे रिलेटेड एक्शंस लिए जाते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। टर्म्स बायोपायरेसी आपको समझ में आ गया होगा। बायो पेटेंट क्या हुआ? अब इसी तरीके से जैसे पेटेंट इज कॉमन, ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल एंटिटीज का, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का पेटेंट करा रहे हैं तो दैट इज बायो पेटेंट। ठीक है, बायोपायरेसी, द टर्म बायोपायरेसी वाज कॉइन्ड बाय पैट मोने to describe a practice in which indigenous knowledge of nature originating with indigenous people is used by others for profit without authorization or compensation to the indigenous people themselves. डायरेक्ट आपका शॉर्ट नोट आता है, आप इसको नोट डाउन करके रखोगे और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर रखोगे। बायोपायरेसी, बायोपेटेंट दोनों फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। Now, biopatent. A biopatent is a patent granted by the government to the inventor for biological entities and for products obtained from them. ठीक है, कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से हम ऑब्टेन कर रहे हैं या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को हम पेटेंट करा रहे हैं, दैट ऑल आर अंडर द बायोपेटेंट। इट अलाउज द पेटेंट होल्डर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग। अब पेटेंट जिसके पास होगा वो कंट्रोल कर सकता है अदर्स को यूज ना कर पाए, उसको फॉर्म ना कर पाए, उसको सेल ना कर पाए, ठीक है, इंपोर्ट ना कर पाए। द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा? दिस इज ऑल ओवर अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है, सब कुछ समझ में आया है। आई थिंक कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कोई रट्टाफिकेशन वाली चीज यहाँ नहीं है, सब वन बाय वन आप इसको समझ लो। इस पूरे पीपीटी की हम एक पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां से आप एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो। क्लियर? किसी को भी कोई डाउट हो, सारी एक एक चीजें जो सीक्वेंस हैं इनको रिवाइज कर लो। किसी को भी कुछ डाउट हो, 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर इसको रिवाइज करके, पूछ के, क्लियर करके, क्वेश्चन सॉल्व करके चैप्टर को ओवर कर दो। आज ही हो जाना चाहिए ओवर, क्योंकि पैरेलली हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे और पैरेलली सब रिविजन धीरे धीरे ही चल रहा है। सिलेबस का भी देख रहे हो, टाइम आ रहा है, कोर्स भी बाकी है अपना, फिर भी मैंने स्पीड स्लो रखा है क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो हमें रिविजन करने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो मोस्ट वेलकम है, पूछ लेना। और यहाँ तक सब क्लियर है? रिप्लाई करो फास्ट।
ट्रांसजेनिक एनिमल में ये चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को लिया गया था, ठीक है। कल शायद मैंने इसको एम्ब्रियो ही बोला था, तो ये ध्यान में रखना। जो आपके सेकंड फिगर में था वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, दिस वन इज देयर, ठीक है। तो आई थिंक कुछ बहुत ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, जस्ट एक बार रिवाइज करोगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। और फटाफट इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। कौन कौन है यहाँ पे? दिव्या, मृणाल, कौशिक, कशिश, मैथिली, वैदेही, स्नेहा, सरोज, श्रुति, खुशी। बेटा हो गया सबका क्लियर? किसी का बैकलॉग चल रहा है क्या? बेटा स्टेम सेल्स को मैं भेजती हूँ, संडे वनडे में भेजूंगी। कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगी, ठीक है। उसमें मैं पेन टैब यूज करूँ या उसका कंटेंट मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। ओवर करें इसको, ये चैप्टर खत्म। दूसरा चैप्टर ओपन कर रहे हैं हम, इवोल्यूशन लेंगे आज से हम लोग, क्लियर? इवोल्यूशन हम सबको पता है कि इवोल्यूशन इज व्हाट। एक्चुअली में इवोल्यूशन कई जगह आ चुका है, कई बार हम लोग पढ़ रहे हैं, बट नाउ एज अ चैप्टर हम इसको देखेंगे। और चैप्टर के अकॉर्डिंग बेटा बहुत ही छोटी छोटी इसमें अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी, उस स्टोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इस चैप्टर को कवर करोगे। स्लाइड विजिबल है? और इवोल्यूशन चैप्टर में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हम लोग जब बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, स्टार्टिंग को समझने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पोर्शन में जाएंगे, अदरवाइज सब एनसीईआरटी के पॉइंट रहेंगे। और यहाँ से इस चैप्टर से मैंने खुद एनसीईआरटी के कोई पॉइंट कॉपी नहीं किए, डायरेक्ट एनसीईआरटी की स्लाइड्स एनसीईआरटी का क्रॉप करके स्लाइड में डाला है। तो तुम्हें क्या नोट नहीं करना है, ये चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से लिखा रहेगा, और जो एक्स्ट्रा है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या एक्स्ट्रा है, क्लियर, ठीक है। तो इवोल्यूशन हम सभी जान रहे हैं कि इवोल्यूशन है क्या एक्चुअली। एक यूनिवर्स का बनना, यूनिवर्स में एक गैलेक्सी का बनना, गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम का बनना, और सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ का डेवलप होना, अर्थ का हमारा फेवरेबल कंडीशन में आना, ठीक है। अर्थ का हमारा फेवरेबल कंडीशन में आना, उसका एटमॉस्फेयर इस तरीके से बनना कि वहां पे कोई लाइफ ओरिजिनेट हो सके, फिर उन लाइफ का ओरिजिन होने के बाद प्रोबायोट से लेके प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट का, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का बनना, यूकैरियोटिक सेल्स का बनना, यूकैरियोटिक में फिर पूरा इवॉल्व होना आगे तक के कॉम्प्लिकेटेड। तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सीधी सी बात है कि हम सब जो इतनी डाइवर्सिटी है, जो प्लांट में हो या एनिमल में हो, सबका ओरिजिन एक है, ठीक है। सब एक कॉमन सेल से ही ओरिजिनेट हुए हैं, उसी की थ्योरीज है पूरी। आपको जैसे ये आपको एक चार्ट दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो एक सिंगल ए बायोजेनेसिस ओरिजिन ऑफ लाइफ से, और प्रोबायोट फिर आर्कीबैक्टीरिया के ओरिजिन से लेके इसमें आपका डेवलप्ड ह्यूमन तक का ओरिजिन तक की एक चार्ट दे रखा है, ठीक है। और ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि सबका ओरिजिन एक सिंगल सेल से ही हुआ है, क्लियर। तो विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, कुछ यूनिवर्सल थ्योरीज जैसे बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, कैसे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का। किसी को पता है बिग बैंग थ्योरी क्या है? कोई अनम्यूट होके बताना चाहेगा थोड़े अच्छे लैंग्वेज में? मेरे को बहुत अच्छे से नहीं पता, इसलिए मैं किसी को बहुत अच्छे से पता हो तो बताओ। मुझे बस यही पता है कि यूनिवर्स में कुछ ब्लास्ट हुआ, उसके बाद गैलेक्सीज बनी, और वो गैलेक्सीज आपस में मतलब यूनिवर्स अभी और ज्यादा कूलेस्ट होता जा रहा है, और वो एक्सपेंड होता जा रहा है। अब कृषि होता तो इसको और अच्छे से बताता। तो तुम लोगों में किसी को अगर अच्छे से पता है
बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि मुझे यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉट, ये सारी चीजें थोड़ा कम समझ में आती हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर कैसे चला, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, कौन हमसे कितना दूर है, टाइम स्पेस रिलेशनशिप, ठीक है, वो सारी स्टडी जो होती है उन सब से रिलेटेड है कि यूनिवर्स को हम स्टडी करते हैं कि यूनिवर्स कब फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई और क्या है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम तुम्हें डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी को बोलना हो तो बता देना मेरे को मैसेज करके, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो डेटा कहता है दैट इज 13.8 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और इस यूनिवर्स में बिग बैंग, जो कि टर्म इंडिकेट करता है एक्सपेंशन को, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन को, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को, यूनिवर्स बना, यूनिवर्स में ही कुछ रिएक्टिव गैसेस, हम सबको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं जो कि रिएक्टिव होती हैं, और ये रिएक्ट की तो वहां पे कुछ ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से नंबर ऑफ गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। एक मिनट, हम ब्लैक स्क्रीन करें, ठीक है। यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उस यूनिवर्स में कुछ रिएक्शन से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन की वजह से अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। नंबर ऑफ गैलेक्सीज में एक हमारी गैलेक्सी है, कौन सी है, मिल्की वे, कौन सी गैलेक्सी है अपनी, मैं कहीं गलत बता रही होंगी तो मुझे रोक देना, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जस्ट हम कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी गैलेक्सी है बेटा, चलो जो भी है, इसका सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी में बहुत नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, उन्हीं स्टार्स में से एक है हमारा सन, उस सन के सराउंडिंग में हमारी है अर्थ, जो प्लैनेट्स हैं अर्थ, और अभी हम इसी अर्थ की दुनिया में घूम रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, यहीं पे हम इवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? एक मिनट, किसी का कुछ मैसेज आ रहा है, मिल्की वे, करेक्ट, ठीक है, सही बताया मैंने, मतलब ठीक है। तो इस अर्थ को, ये अर्थ अगर हम यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस अर्थ का एग्जिस्टेंस इस पॉइंट के जैसा है, एक रेत के बराबर अर्थ पे हम लोग रहते हैं और हम खुद को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। हमें नहीं पता कि इस यूनिवर्स में, कुछ भी नहीं पता कि इस यूनिवर्स में कितनी अर्थ जैसे अनदर प्लैनेट हैं, कितने दूसरे सन हैं जिनका सोलर सिस्टम होगा, ठीक है, जिनके यहाँ ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी, हो सकती है उनकी उनकी लाइफ हमसे अलग हो, क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग तरीके से ग्रो करते हैं। बट एक चीज कॉमन है कि सब केमिकल से बने हुए हैं, ठीक है, हर जगह केमिकल थ्योरी काम कर रही है। तो इसलिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आप साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इस पे एक लेक्चर मैंने 11th का लिया हुआ है, तुम लोगों को ऐसे शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है सब कुछ, बायोमोलिक्यूल्स का बनना या इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में कन्वर्जन जो हुआ उसी ने फेवर किया ओरिजिन ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो हम इस अर्थ पे ही स्टडी कर रहे हैं और इस सोलर सिस्टम पे ही स्टडी कर रहे हैं, मार्स पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पे प्लॉट बिक रहा है, मार्स पे प्लॉट बिक रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो हम कहाँ पे हैं, इसी सोलर सिस्टम में, हमारे साइंटिस्ट यहीं पे वर्क कर रहे हैं, इतने की ही नॉलेज है हमें, ठीक है। तो इस बिग बैंग थ्योरी की वजह से जो एक एक्सप्लोजन हुआ और गैलेक्सी बनी, वो सब चीजें, उसमें सन का होना, उसमें अर्थ का होना, ये सब बहुत ही ज्यादा गरम, हॉट था, इनका टेम्परेचर बहुत हाई था, ठीक है। एंड अब हम अर्थ पे आ जाए तो फॉर द टाइम बीइंग अर्थ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो अर्थ है ये कूल डाउन होती गई, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है, रेन हो रहा था, वाटर हो रहा था। अब ये वाटर कहाँ से आएगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शंस होता है, ठीक है, उस वजह से वाटर बन रहा था और
हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं रह पा रहा था, ऑक्सीजन जो भी था वो रिएक्टिव था, वो कंबाइंड हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था। तो हजारों हजार साल तक, अब अर्थ की एज की बात करें तो अर्थ की एज कितनी है अप्रोक्सीमेटली 4.543 या 4.5 हम लिख देते हैं शॉर्ट में, 4.5 बिलियंस ईयर। ठीक है, यूनिवर्स की कितनी बताई मैंने, 13.8 बिलियन। तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 एज है अर्थ का, 1/3 यूनिवर्स के एज है अर्थ का। ठीक है, और यहाँ पे फिर हजारों हजार साल तक ये रेनी सीजन वाला ये वाला सारा चीज होता रहा। और गरम गरम, जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट देखो तो घर में देखा भी होगा, गरम कुकर को पानी के नीचे रखो या गरम तवे पे थोड़ा सा पानी छिड़को तो वो पानी जम 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 करके उसके बाद गायब हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो वही थ्योरी चल रही थी, वही एक्सपेरिमेंट। पूरा अर्थ एक गर्म तवे की तरह था और यहाँ पे जितना भी वाटर आ रहा था वो वाटर उस पर कूलिंग इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसमें काफी टाइम, ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट नल के नीचे रखे और तवा ठंडा हो गया, इस तरीके से धरती हमारी ठंडी हो जाती है। और आज तक आपको पता है कि कोर में जो लावा प्रेजेंट है वो उस टाइम सरफेस पे प्रेजेंट था। तो जस्ट आप बीइंग अ साइंस स्टूडेंट उससे रिलेट करो कि वो चीज सरफेस पे होगी तो कैसे ये लाइफ बनती। ठीक है, तो उस सरफेस को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया गया, ठंडा किया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, और फिर उसके बाद वाटर एक्यूमुलेट हो गया। बहुत प्यारी सी एक थ्योरी ये भी है कि आपका अर्थ का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस अर्थ के शेप को आप चारों तरफ पानी से भर दो। ठीक है, तो वो जो आपको अर्थ दिख रहा है स्ट्रक्चर में, वैसा आपको आपका अर्थ दिखने लगेगा। क्लियर? उस पानी को स्टोर होने के लिए कंडीशन क्या आनी चाहिए, इस अर्थ को पूरा सरफेस पे ठंडा होना पड़ेगा। जब सरफेस पे ठंडा होगा तब वहां पे वाटर स्टोरेज होगा। जैसे जस्ट सपोज तवा ठंडा हो जाएगा तो अब उसके ऊपर आप सीधे तवे की तरफ अगर स्टोर करोगे तो थोड़ा सा वो कर्व लिया होता है, उसमें पानी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप उल्टे मत करके देखना कि पानी नहीं रुकना है। तो सीधे वाले तवे की तरह कुछ ऐसे गड्ढे बने हुए थे अर्थ पे जिसमें पानी स्टोर होने लगा। फिर तुम्हें पता है कि यहीं पे पहले प्रोबाइंड, यहाँ पे इनऑर्गेनिक रिएक्शन से स्टार्ट हुए और जो हाइड्रोस्फीयर था उसमें ही फर्स्ट टाइम लाइफ ओरिजिनेट हुई। ये सारी कहानी पे ही हम लोग आते हैं वन बाय वन। क्लियर? और उसके बाद जब सेल आ गई, एक बार लिविंग, अभी ये थ्योरी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कोई एक्सपेक्टेड थ्योरी नहीं है, एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है जिसमें प्रूफ किया जाए सके कि किस तरीके से पहली लाइफ ओरिजिन हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेवर में है थ्योरी, जिसको मान के चलते हैं, ऐसा होता है ना कि कुछ और हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो जिसके ज्यादा ज्यादा प्रूफ है, जिसके ज्यादा ज्यादा डेटा दिए गए उस थ्योरी को मान लिए जाते हैं, तो वो है केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, केमिकली कैसे इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म, कैसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिकल बने। मिलर का एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को बताया हुआ है मैंने। इस तरीके की चीजें, ओपेरिन हेल्डन का कॉन्सेप्ट क्या आया, उन्होंने क्या थ्योरी दी, पहले उससे पहले स्पॉन्टेनियस थ्योरी आई थी, वो सब कैसे डिसअप्रूव हुए, लुइस पास्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से एक थ्योरी एक्सेप्टेड है। अदरवाइज अभी तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसको आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें और बाकी सारी चीजों को डिनाई कर दें। तो कई चीजें हैं जो आपके कंट्रोवर्शियल भी चलेंगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बिलियंस ईयर्स एगो के एक टाइम लाइन में हमारा इवोल्यूशन चल रहा है, एंड इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी इसको बोरिंग चैप्टर की तरह नहीं लेगा, जैसे इतने चैप्टर खत्म हो गए वैसे ये चैप्टर भी डेटा बेस्ड रहेगा। और इसमें जो भी आपको डेटा नोट करने हैं वो सब आप नोट डाउन करोगे और प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, क्योंकि ये भी स्कोरिंग चैप्टर है। 2 to 3 क्वेश्चन आ जाता है, एक ह्यूमन इवोल्यूशन से आ जाता है और एक इधर पूरा जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये सारी चीजें हैं वहां से आ जाता है। क्लियर? और एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्लियर बेटा? ठीक, इमेजेस काफी सारी मैंने लगा दी है, आप ह्यूमन इवोल्यूशन को जब लास्ट में पढ़ेंगे तो वहां बातें करेंगे। बट वन थिंग यू ऑल नो दैट कि जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल का बनना सबसे बड़ी डिस्कवरी, मतलब सबसे बड़ा अगर हम कहें कि रिवोल्यूशन, और जिससे आज पूरी इतनी बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? दैट जेनेटिक मटेरियल जेनेटिकली प्रूव्ड हुआ फिर कि वो डीएनए है। ठीक है, और कुछ में आरएनए है, कुछ वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है।
अब इन्हीं डीएनए आरएनए में चेंजेस हुए, म्यूटेशंस हुए, ठीक है, कुछ एडॉप्टेशन की वजह से, तो हमें दिख रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन इसी डीएनए में है और उसके एक्सप्रेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते गए, इवॉल्व होते गए, और फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फिटेस्ट लॉ, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए जो सरवाइव कर रहे हैं, जो फिट हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, जिन्होंने अडॉप्टेबिलिटी ली वो सरवाइव कर गए, जो नहीं अडॉप्टेबिलिटी लिए वो एक्सटेंड कर गए। क्लियर? ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। फिर हम समझ रहे हैं कि ये जो साइंटिस्ट का पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या जानना है, इसको इसी डीएनए को इनकोड करने में लगे हुए हैं, और क्या जान सकते हैं, और क्या है ये जो मैजिकल एक बायोमोलिक्यूल है अर्थ पे, ये आया कहाँ से, फर्स्ट टाइम आया कहाँ से, वो तो केमिकल थ्योरी से कि आरएनए से बन गया, बट एक्चुअली में माना जाता है कि ये किसी दूसरे प्लैनेट से या किसी दूसरी जगह से कोई स्पोर आया, वो पहली बार लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट हुई, ये सब भी थ्योरी है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन अभी भी इसके कोड को, इसके बारे में सब कुछ जानने में लगे हुए हैं साइंटिस्ट लोग। क्लियर? तो हम कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टडी करते हैं तो एक कंप्लीट इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। क्लियर? कॉस्मोलॉजी क्या होते हैं? कॉस्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन प्रेजेंट अर्थ। नासा के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन है ये कॉस्मोलॉजी का, नोट डाउन कर लोगे। तो कॉस्मोलॉजी में कॉस्मिक स्टडी जब करते हैं तो उससे भी हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कुछ प्रिमिटिव नॉलेज मिलती है। जियोलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन ग्रीन स्टोर, हाइड्रोथर्मल वेंट एनवायरमेंट, होमोकायरल मोनोमर्स, जो प्रिमिटिव कंडीशंस थी, जियोलॉजिक आई, देन केमिकल थ्योरी आई, देन उसके बाद जैसे ही प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आ गए तो उसके बाद बायोलॉजिकल एविडेंस वहां से चलने लगे इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है बीइंग अ बायोलॉजिस्ट कि हमारे पीछे केमिकल है, हमसे पहले जियोलॉजिक है, हमसे पहले कॉस्मिक स्टडी है। क्लियर? उसके बाद हम कहीं आए हैं, लेकिन हम जब आ गए तो हमने डीएनए और ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर कर दी कि अब हम इवोल्यूशन को बहुत जो स्टडी करते हैं वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करते हैं।